Next is Indian Constitution also guarantees some fundamental rights to all the citizen. इट मीन्स दैट कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, हर एक सिटीज़न को इक्वली वो राइट जो है मिले हुए हैं। और ये जो राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 12 स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 12, ये हर एक सिटीज़न को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। Next one is right to equality is one of the fundamental right granted by Indian Constitution, which mean all are equal for law and no citizen can be discriminated on basis of caste, creed, religion, race and gender. हमने हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स पढ़े होंगे जिसमें हमने देखा है कि हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, कई बेसिस पे की जाती थी। कास्ट के बेसिस पे ज़्यादा की जाती थी, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी चीज़ को रोकने के लिए हमें एक फंडामेंटल राइट दिया है दैट इज़ राइट टू इक्वलिटी। इसके अकॉर्डिंग किसी भी सिटीज़न के साथ किसी भी बेसिस पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट वन इज़ इट ऑल्सो एंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। वो ग्रुप जो इस टाइम पावर में है वो अपनी पावर किसी भी तरह से किसी भी के अगेंस्ट, किसी भी लेस पावरफुल ग्रुप के अगेंस्ट नहीं यूज़ कर सकता। ये हमें इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो लेस पावरफुल ग्रुप की तरह किसी भी तरह से उनके ऊपर अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन रूल्स दैट एंश्योर माइनॉरिटीज़। हमारी इंडिया में अगर मेजॉरिटी है तो देयर आर सम माइनॉरिटीज़ ग्रुप। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जितने हमें राइट्स, जितनी फैसिलिटीज़ मेजॉरिटी को है वही राइट्स, वही फैसिलिटीज़ माइनॉरिटीज़ को भी दी जाए और उनकी भी पूरी जो नीड्स है उनको फुलफ़िल किया जाए। नेक्स्ट इज़ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग्स। ये कुछ ऐसी वो हर एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस भी हमें देती है जो इंडियन गवर्न डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी पॉलिसी एंड प्रोग्राम जब भी बनता है तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। सो द नेक्स्ट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। अभी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैज़ बीन एक्टिव in struggle for the independence from British rule from several decades. During the freedom struggle, the nationalists has devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. हम सब जानते हैं कि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा टाइम से ब्रिटिश रूल के अंडर जो था रहा। सो बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी एक इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इस स्ट्रगल में जो हमारी फ्रॉम दी सेवरल डिकेड्स, बहुत ज़्यादा समय से ये जो स्ट्रगल था वो चल रहा था और ये जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और वो बहुत ऐसा सोचते थे कि हमारी जब कंट्री इंडिया जब फ्री होगी तो वो कैसी होगी, what type of country India would be like. Under the British, they had been faced to do bear rules that they had very little role in making. जब ब्रिटिश रूल था तो इंडियंस को वो हर एक रूल को ओबे करना पड़ता था जिसको बनाने में उनकी बहुत कम भूमिका थी। The long experience of authority and rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and allowed to participate in it. मतलब कि जो ब्रिटिशर्स की जो तानाशाही रूल था उसमें जो हमारी कम्युनिटीज़ थी वो जो है उन्होंने इस उनके जो रूल से ये जाना कि हमारी जो इंडिया होगा, फ्री इंडिया होगा, दैट शुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट जिसमें हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट मिलेगा, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियंस को इक्वल राइट नहीं दिए जाते थे। सो नेक्स्ट इज़ एंड दे अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। उनको पूरा हक होगा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का जो उन्हें ब्रिटिश रूल के वक्त नहीं मिला था। This was not done by a single person but a group of around 300 people who became members of Constituent Assembly in 1946. ये काम जो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने से और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक का जो काम है किसी एक इंसान ने नहीं किया बल्कि अराउंड 300 मेंबर्स ने किया था। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी 1946 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए और फॉर नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 3 साल लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में।
The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and has distinct culture. And also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. So it was huge task for the members of Constituent Assembly. इंडिया में उस वक्त बहुत तरह के लोग रहते थे, बहुत कम्युनिटीज़ के लोग रहते, बहुत रिलीजन्स के लोग रहते थे। तो ये बहुत ज़रूरी था कि उन सब के इंटरेस्ट को भी, उन सब को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, ताकि किसी भी ग्रुप के साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान भी डिवाइड उनकी भी पार्टीशन हो चुकी थी। सो इंडिया में बहुत ज़्यादा हलचल थी, देयर वॉज अनार्ची। सो इसीलिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का उस वक्त। सो दे रोज टू द ओकेजन एंड गिव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट। तो वो इस नतीजे पर आए और उन्होंने एक कंट्री को एक ऐसी विजनरी डॉक्यूमेंट दी जो एक रिफ्लेक्ट करती थी रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी फाइल प्रिजर्विंग नेशनल डाइवर्सिटी। तो उसमें उन्होंने क्या, एक विजनरी डॉक्यूमेंट जिसने ये रिफ्लेक्ट किया कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, जो अनेकता है, उसके लिए भी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना और साथ ही में अपनी नेशनल यूनिटी को भी प्रिजर्व करना। सो द वेरी फर्स्ट फीचर इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन because it contains 395 articles and 12 schedules. These articles and schedules make it world's longest constitution. Second is federalism. The word federalism means that the government has two organs. This refers to the existence of more than one level of government. So by federal government we mean a constitution which establish the federal form of government. फेडरलिज्म से हमारा मतलब है कि गवर्नमेंट की वो फॉर्म जो इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, दैट पावर्स आर डिवाइडेड इनटू यूनियंस एंड स्टेट। जो पावर है, जो गवर्नमेंटल पावर है, वो सिर्फ किसी एक के पास नहीं है, बल्कि वो स्टेट्स एज वेल एज यूनियंस में डिवाइड होगी। इट मीन्स so here are two forms of that powers is divided into state level government as well as central level government. Next one is Panchayati Raj. It was done when 73rd constitutional amendment was done. Panchayati Raj was introduced. इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रूरल एरियाज़ है वहाँ तक जो है लोकल गवर्नमेंट को पहुँचाने के लिए एक पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट इज द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इंडिया मेन दैट system of government needed to be devised that didn't involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making the decision for everybody. Instead, it was important to have another level of government in this state so that decision should be made for that particular area. So इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं। So सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि उन्हीं एक सिंगल पर्सन से मतलब नहीं है जो एक न्यू दिल्ली के एक स्टेट में बैठा है, न्यू दिल्ली में बैठा है और हर एक के लिए रूल बनाए। इट मीन्स कि हर एक तक जो हर एक को राइट मिले कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके। सो एक सिंगल पर्सन ही नहीं सबके लिए राइट बनाएगा, पर ये ज़रूरी था कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें जो डिसीज़न है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया जाए। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जो स्टेट थी वो फेडरल गवर्नमेंट की कोई मेयर एजेंट्स नहीं थी, पर जो भी रूल्स या जो भी अपने एरिया के लिए किसी भी तरह का काम करेंगी और पॉलिसीज़ बनाएंगी वो सभी इनको ध्यान में रखकर ही बनाएगी। नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टायर्स हैं उसमें क्या होता था, कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो लोग इलेक्ट करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ना यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, दैट इज़ इसका मतलब है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। हमें एक और राइट मिला है, दैट इज़ राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन राइट टू वोट इज़ ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन हु इज़ 18 और मोर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी भेदभाव के हर एक सिटीज़न को राइट टू वोट का हमें एक राइट मिला है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। उन हर एक सिटीज़न जिसकी एज 18 और प्लस है, हर एक पर्सन अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है। दिस मीन दैट द पर्सन ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल्सो एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स।
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर इज इफ रेफर्स you are elected representative. It is a smaller group of responsible for implementing law of the government, and it refers to the system of courts in this country in order to misuse of powers by any branch of the government. So the first is legislature. Legislature who makes law, जो laws और policies को बनाते. It means वो representative जिनको हमने elect किया, उन्होंने laws and policies बनाई. The next one is एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ जुडिशरी. जुडिशरी चेक करता है कि जो लॉ, जो पावर है, उसका मिसयूज़ नहीं हो रहा. इन केस कोई लॉ या पावर का मिसयूज़ करता है तो उसको पनिश किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ फंडामेंटल राइट्स. द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर टू एज कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. These fundamental rights guarantee the right of individual against state as well as against other individuals. So फर्स्टली हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है कि जो हमें राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. तो अभी वो राइट्स है क्या जो हमें मिले हैं. फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी मीन्स कि हमें किसी भी फील्ड में, किसी भी लेवल पे हमारे साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती. हमें हर एक चीज़ करने का पूरा हक है, पर जो लीगल हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही हो, वो हर एक काम हम कर सकते हैं. सेकंड इज़ राइट टू फ्रीडम. इसका मतलब हमें हर एक काम करने की आज़ादी है, हमें कहीं भी जाकर रहने की आज़ादी है, किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी है, किसी भी तरह की पढ़ाई करने की आज़ादी है. Next one is right against exploitation. In ancient India society, many poor person, women and children suffer from many types of exploitation. बहुत तरह के exploitation से सफ़र किए हैं बच्चे, वुमेन्स. तो उन सभी पर एक चेक पुट करने के लिए गवर्नमेंट ने बैन कर दी है एक्सप्लोटेशन. नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हमें पूरी फ्रीडम है, हम किसी भी रिलीजन के हम मान सकते हैं, किसी भी रिलीजन को हम अडॉप्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट हमें किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने से नहीं रोक सकती. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. हमें पूरा राइट है कि हम अपने कल्चर को किसी भी तरह प्रमोट कर सकते हैं. हम किसी भी एरिया में जाकर एजुकेशन ले सकते हैं, किसी भी तरह की एजुकेशन ले सकते हैं. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. इट मीन्स कि इट इज़ फर्स्टली तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं. ये प्रोटेक्ट करता है अदर सिटीजन्स राइट. इट मीन्स दैट कि अगर हमारा कोई राइट, हमें लग रहा है कि हमारा कोई राइट जो है वो हार्म हुआ है, जो हमें वो राइट नहीं मिला, या किसी और की राइट की वजह से हमारा वो राइट जो है हमसे छीन गया, तो हम अपने जो राइट को पाने के लिए हम हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और अपने राइट्स को बचा सकते हैं. Next one is, in addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called the directive principle of state policy. So what are these directive principles? Firstly, they are not justicable. Directive principles are the directions given to state. The directive principle of state policy aim at securing economic and social equality in the country. Its main aim is to securing economic as well as social equality in the country. So next is secularism. The word secularism means it is also a part of constitution, that constitution doesn't promote any religion. A secular state is one in which the state doesn't officially promote any religion as a state religion. किसी भी religion को as a state religion जो है वो country promote नहीं करेगी. सेकुलर स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता. नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पर नहीं की जा सकती. एवरी सिटीज़न इज़ फ्री टू अडॉप्ट एंड वर्शिप रिलीजन सो ऑफ हिज हर चॉइस. कि कोई भी हमारे सिटीज़न है अपनी पसंद का रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. So in this way, Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concern of polity. So thank you so much.